नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश नेपाल की उस ऐतिहासिक घटना की जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। जेन जेड यानी आज की युवा पीढ़ी, जिसे अक्सर कहा जाता है कि ये बस फ़ोन और सोशल मीडिया तक सीमित है, इसने वहाँ की सरकार को झुका दिया। कैसे हुआ ये सब? इसके पीछे असली कारण क्या थे? और भारत नेपाल रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए शुरुआत करते हैं। नेपाल की सरकार ने 4 सितंबर 2025 को 26 सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को बंद करने का निर्णय लिया। सरकार का कहना था कि ये कदम नियमन और सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन युवाओं को लगा कि ये उनकी आज़ादी छीनने का प्रयास है। धीरे धीरे गुस्सा बढ़ा, कॉलेज स्टूडेंट्स, जॉबलेस यंगस्टर्स और एक्टिविस्ट सड़कों पर उतर आए। 8 सितंबर 2025 विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर शुरू हुए। युवा सड़कों पर उतरे, नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शन होने लगे। कुछ ही दिनों में ये प्रोटेस्ट देश भर में फैल गया। लेकिन ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं था। इसके पीछे कई गहरी समस्याएं थीं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नेताओं का नेपोटिज्म और सरकार की जवाबदेही की कमी। 9 सितंबर 2025 पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं, कुछ जगहों पर हिंसा हुई। सरकार ने सोशल मीडिया बैन वापस लेने का निर्णय लिया, लेकिन विरोध जारी रहा। युवा पीढ़ी को लगा कि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, और यही गुस्सा अचानक लावा बनकर फूट पड़ा। विरोध प्रदर्शन इतने बड़े हो गए कि संसद भवन तक पहुंच गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़पें हुईं, इंटरनेट बंद करने की कोशिशें की गईं। सरकार बार बार कहती रही कि ये कदम देशहित में है, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हुआ। जेन जेड ने साफ कह दिया, अब और नहीं। लगातार दबाव के बाद सरकार डगमगाने लगी। आखिरकार सत्ता परिवर्तन की नौबत आ गई और नेपाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आया। 9 सितंबर 2025 संसद भवन पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, कुछ सरकारी इमारतें और राजनीतिक नेताओं के आवासों को नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। इस पूरे आंदोलन का असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। भारत नेपाल रिश्ते, सीमा सुरक्षा और भविष्य की नीतियों पर भी इसका प्रभाव दिख सकता है। क्योंकि जब एक पड़ोसी देश में जनक्रांति होती है तो उसका असर आसपास भी पड़ता है। 10 सितंबर 2025 देश भर में कर्फ्यू लगाया गया, सरकार और रक्षा बलों द्वारा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश हुई। हिंसा के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। तो सवाल ये है, क्या इसे जेन जेड क्रांति कहा जा सकता है? हाँ, क्योंकि इसे ट्रिगर युवाओं ने किया। लेकिन असल वजहें गहरी और पुरानी थीं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास की कमी। 11 सितंबर 2025 प्रोटेस्ट की संख्या बढ़ी, मरने घायल लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। रिपोर्टों के अनुसार लगभग 34 लोगों की मौत हो चुकी थी और 1300 जोड़ घायल हुए। जेन जेड ने कहा कि प्रधानमंत्री के नाम पर चर्चा हो रही है, सुशीला कार्की आदि नाम चर्चा में आए। यानी ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया या मीम कल्चर की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये एक डीप फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। 12 सितंबर 2025 सुशीला कार्की को इंटरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। संसद को भंग कर दिया गया। नई चुनावों की तारीख निर्धारित की गई, मार्च 2026। अब मृतकों की संख्या बढ़कर लगभग 51 हो गई है, घायल प्रभावितों की संख्या भी बढ़ी है। तो दोस्तों, नेपाल का ये आंदोलन हमें ये सिखाता है कि अगर युवा एकजुट हो जाएं, तो सिस्टम को हिला सकते हैं। लेकिन साथ ही हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया आंदोलनों में मिसइन्फॉर्मेशन का खतरा हमेशा बना रहता है। आपका क्या मानना है? क्या नेपाल का ये आंदोलन दुनिया के बाकी देशों के युवाओं के लिए भी प्रेरणा बनेगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।